नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा। कक्षा 12 की मनोविज्ञान में आज हम दूसरा मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रम। इसी क्रम में पढ़ते हैं 7वां पाठ जिसका नाम है स्मृति तथा विस्मृति। क्या है स्मृति? क्या महत्व है इसका? स्मृति एक असाधारण मानसिक प्रक्रम अथवा मानसिक प्रणाली है जो उद्दीपकों को, जो बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं, सूचना प्राप्त करके उसे प्रतिधारित करती है और भावी अवसर पर उपलब्ध करवाती है। यानी जब हम कोई चीज़ याद कर लेते हैं तब वह उन उद्दीपकों को सूचना बनाकर अपने अंदर स्टोर रखती है और भावी अवसर पर अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः प्रोडक्शन उसे सामने लाती है। यही है स्मृति। यह विभिन्न अवसरों पर हमारे अनुभवों को निरंतरता प्रदान करती है। कल्पना करें यदि स्मृति नहीं होती। आज हमने गणित में अंक सीखे 1 से लेकर 10 तक। जब हम 11 सीखना चाहते, 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, तो हमें वो याद ही नहीं आते। हम किस प्रकार से आगे बढ़ पाते? अतः स्मृति का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। हमारी स्मृति प्रणाली एक सक्रिय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? सक्रिय, एक्टिव। यह सूचना प्राप्त करती है। किस प्रकार से कार्य करती है स्मृति? सूचना पर किस प्रकार से कार्य करती है? उसे एकीकृत, इंटीग्रेटेड करती है। अलग अलग हिस्सों में बटी हुई सूचना को एक साथ लाती है। संवर्धित, उसे आसान बनाती है। संशोधित, ठीक करती है। छोड़ या पहचान, कुछ चीज़ों को छोड़ देती है, कुछ को पहचान कर अपने अंदर स्टोर कर लेती है। स्मृति के महत्वपूर्ण पहलू। स्मृति एक बोधात्मक क्रियाशील मानसिक प्रणाली है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्मृति एक बोधात्मक क्रियाशील मानसिक प्रणाली है। क्या करती है ये प्रणाली? सूचना प्राप्त, कूट बनाती है, संशोधित करती है, प्रतिधारित करने के बाद प्रत्यानयन, रिप्रोडक्शन उसे सामने लाती है। यह याद करेंगे और परीक्षा में आने पर ऐसे का ऐसे लिख कर आएंगे। आपको इसे अपनी स्मृति में रख लेना है, स्टोर कर लेना है। कूट बनाने का क्या तात्पर्य है? आने वाले उद्दीपन को विशिष्ट तंत्रिका कूट में रूपांतरित करना जिसे व्यक्ति का मस्तिष्क चालित कर सके। जैसे आपने देखा होगा ना, 110010, ये क्या है? ये बेसिक कोड है जिसके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। 10, 1 और 0 ये कोड है। तो ये विशिष्ट तंत्रिका कूट में सूचना को, उद्दीपन को स्टोर कर लेती है, रूपांतरित करती है और मस्तिष्क उसे चलाकर किस प्रकार से उसको अपनी स्मृति से बाहर निकालता है, एक अनुभव बनाकर। भंडारण, एक समयावधि के दौरान कूटित सामग्री को प्रतिधारित करना होता है। अगला है प्रत्यानयन, अर्थात भंडारित या प्रतिधारित, स्टोर की हुई सूचना सामग्री को किसी अन्य अवसर पर प्राप्त करना, रिप्रोड्यूस करना। हम कहते हैं ना, मैंने कल ये पाठ याद किया था और अभी मैं इसे सुना सकता हूँ। कल मैंने इस
प्रश्न को, गणित के इस प्रश्न को समझा था, अभी मैं इसे तुम्हें समझा सकता हूँ। तो ये क्या है, उस सूचना को, उस उद्दीपन को आपने क्या किया है, समझ लिया है, स्टोर हो गया है और आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए सामान्य मॉडल, संवेदी यानी इनपुट, किसी स्टिमुलस का इनपुट आया आपके पास, अब वह रजिस्टर हो गया, REGISTER, यानी ये बहुत छोटे से समय के लिए आपके अंदर आता है। हम कोई आवाज़ सुनते हैं अचानक, बस हमारा ध्यान गया किंतु हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो ये है, हम समय आने पर उसे बता सकते हैं कि हमने कोई आवाज़ सुनी थी। चयनात्मक अवधान, अवधान हम पढ़ चुके हैं, अटेंशन। एक साथ बहुत सारे उद्दीपन, बहुत सारे स्टिमुलस, बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, किंतु हम चयनात्मक रूप से जिस चीज़ को हमें चाहिए उसी चीज़ को हम अपने अंदर जाने देते हैं। क्या होता है फिर, लघुकालिक स्मृति बनती है, शॉर्ट टर्म, जैसे आपके कंप्यूटर में होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में होती है चयनात्मक अवधान के पश्चात शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है। अब यदि इसका कोडिफिकेशन हो गया, कूट बन गए, तो फिर दीर्घकालिक स्मृति में यह चली जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रत्यानयन संभव होगा। कोई चीज़ आपने कितने अच्छे से पढ़ी है, इसका पता उसके प्रत्यानयन से, रिप्रोडक्शन से लगता है कि आप अवसर आने पर कितने अच्छे प्रकार से उसे बता पा रहे हैं। यह मानव स्मृति प्रणाली का एक सामान्य मॉडल है। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सूचना एकत्र करते हैं। प्रत्येक संवेदी कार्यविधि का अपना एक संवेदी रजिस्टर या संवेदी स्मृति होती है। यह सूचना को एक अति अल्प अवधि के लिए बनाए रखती है और तत्पश्चात उस सूचना को दीर्घकालीन स्मृति के रूप में संसाधित करने के लिए आगे भेज देती है। यानी सबसे पहले संवेदी रजिस्टर, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी और उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्मृति की 3 मुख्य प्रणालियां होती हैं। संवेदी स्मृति अभी देखा हमने, कितने समय के लिए होती है, आधा सेकंड के लिए, लगभग आधा सेकंड। वो आवाज़ सुनी, किसी की झलक दिखी, कुछ ध्यान में आया, कुछ दिख रहा है, कुछ मच्छर ने काटा हल्का सा, और हम अपना काम करते रहते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले संवेदी स्मृति में कोई चीज़ आई। संवेदी स्मृति संवेदी प्रणाली के भीतर उत्पन्न होती है जब वह मस्तिष्क में प्रसारित हो रही होती है। अगला देखिए, और कितनी देर के लिए होती है वह, लगभग आधा सेकंड के लिए। हम क्या याद रख पाते हैं, यह व्यापक रूप से इस पर निर्भर करता है कि संवेदी स्मृति पहुंचने के पश्चात सूचना की स्थिति क्या है। अर्थात कोई सूचना रजिस्टर हुई, संवेदी स्मृति, क्या वह शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई? अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी तक गई है तो फिर शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए हमें वह याद रहेगी। अगर प्रॉपरली वह लॉन्ग टर्म मेमोरी तक गई है तभी हम उसे समय आने पर वापस बता पाएंगे, प्रत्यानयन उसका कर पाएंगे। और उद्दीपन तो निरंतर बड़ी मात्रा में हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। हमें चयनात्मक रूप से उन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए कक्षा में आप बैठे हुए हैं, अध्यापक कुछ पढ़ा रहे हैं, पास में बैठा आपका साथी कोई कार्टून बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है।
आपने उस चित्र को देखा, उस पढ़ाई के साथ साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई उन पंक्तियों के साथ साथ आपके मस्तिष्क में क्या रजिस्टर हो रहा है, वह कार्टून। अब जब भी आप उस पाठ को पढ़ेंगे वह कार्टून भी आपके ध्यान में आ जाएगा। किंतु यदि आप इस कार्टून को ध्यान न देकर उसे अपनी संवेदी रजिस्टर तक ही सीमित रखते हैं, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाने देते, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो सूचनाएं जा रही हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो इस चीज़ से विलग होकर आपके मस्तिष्क में स्टोर होगा। अतः हमें चयनात्मक रूप से होना चाहिए। हमें कुछ तभी याद रहता है जब हम एकाग्र होते हैं। चयनात्मक अवधान से सूचना अल्पकालीन स्मृति में प्रवेश करती है। अल्पकालीन स्मृति इस सूचना को कुछ क्षणों के लिए प्रतिधारित करती है और तत्पश्चात कहाँ भेज देती है, दीर्घकालीन स्मृति में प्रसारित कर देती है, जहाँ सूचना को प्रतिधारित करने की बहुत अधिक क्षमता है। यानी हमारी इन तीनों स्थानों, संवेदी रजिस्टर, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति की अलग अलग पावर होती है। यहाँ यह क्षमता अत्यधिक है। कहाँ? दीर्घकालीन स्मृति में। मानव की स्मृति को देखिए, संवेदी पंजी, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी पंजी हमने देखा, नाम से ही प्रतीत होती है पर्यावरणिक आगत या सूचना को अति अल्प अवधि, मिलीसेकंड, आधी सेकंड के लिए ही उपलब्ध करवा पाती है। इसके बजाय जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति होती हैं, वे इससे बहुत अलग होती हैं। देखिए किस प्रकार से विशेषताएं, देखिए इस टेबल में आप इसे बहुत अच्छे प्रकार से दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आने पर इसी प्रकार से आप लिखेंगे। क्षमता, अल्पकालीन स्मृति 7 मदों तक सीमित, दीर्घकालीन स्मृति 7 मदों तक सीमित नहीं, यहाँ नहीं जोड़ेगा। अर्थात क्षमता कम है, अत्यधिक है। अवधि सामान्यतः 30 सेकंड तक, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में यह भिन्न हो सकती है। अभी हमने रजिस्टर पंजी की क्या देखी थी अवधि, कुछ मिलीसेकंड या आधी सेकंड, ये है 30 सेकंड। और यहाँ दीर्घकालीन में जीवन भर के लिए, दिनों की कोई गणना नहीं, जीवन भर के लिए वहाँ स्टोर हो सकती है। सूचना का प्रकार किस प्रकार के हैं ये, दृश्य बिंब, जो आपने कुछ देखा, ध्वनि, कुछ सुना, या कुछ शब्द, कुछ वाक्य, सूचना का ये प्रकार है। और यहाँ सूचना का अर्थपूर्ण होना आवश्यक है। अर्थपूर्ण मौखिक सामग्री ये जीवन भर की घटनाओं में आ जाती है। स्मृति विस्मृति के कारण यहाँ पर जो स्टोर हुई इंफॉर्मेशन, क्या वह विस्मृत हो सकती है? हाँ, उसका क्या कारण है? नई सूचना द्वारा पुरानी सूचना का विस्थापन। जब नई सूचना आ गई, जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाता है। यही होता है अल्पकालीन स्मृति में। और यहाँ अपर्याप्त स्थान होता है, अतः सूचनाओं को अपडेट किया जाता रहता है मस्तिष्क के द्वारा। ऐसा दीर्घकालीन अवधि में नहीं होता। इसमें कब होता है? जब सामग्री का हस्तक्षेप हो या संगठन अच्छे ढंग से नहीं हो पाए, तभी वह स्मृति हो विस्मृति सामने आती है। अब देखिए प्रत्यक्षदर्शी स्मृति। कोई घटना जब हमारे सामने होती है, हम देखते हैं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अखबार में कई बार आता है प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया और ये घटना इस प्रकार से हुई, तो लोग कई बार देखी गई घटना का वर्णन करते हैं। किंतु इसमें क्या होता है, वे उस घटना का विवरण उस प्रकार से देते हैं जैसा वे स्वयं चाहते हैं।
और उनकी स्मृति में भी वही प्रदर्शित होता है। हम हमेशा सक्रिय रूप से अपनी स्मृतियों को संसाधित, अपडेट करते रहते हैं। जब हम किसी की कही हुई किसी बात को दोहराते हैं तो हम कुछ शब्द अपनी तरफ से भी बोलते हैं, और जब अगली बार हम उस बात को बताते हैं तो हम उसे चूंकि संसाधित पुनः कर चुके होते हैं तो कुछ अन्य ही उसकी घटना के बारे में विवरण सामने आता है। इस प्रकार से वह मूल घटना बदल कर कुछ और ही स्वरूप धारण कर लेती है। तो प्रत्यक्षदर्शी स्मृति में मनुष्य का स्वयं का ज्ञान भी शामिल रहता है तथा उन्हें उस क्रम या उन विश्वासों में समायोजित करने का प्रयास करते हैं जो परिस्थिति के संबंध में हम धारण करते हैं। हमारा जो स्वयं का ज्ञान है, हम प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक सूचना को उसके अनुसार ही धारण करते हैं। जब हम एक स्मृति के अर्थपूर्ण, संपूर्ण अर्थ या परिदृश्य को देखते हैं, जब हम उसे एक संपूर्णता में देखते हैं तो हम घटनाओं की वास्तविकता का निर्णय कर पाते हैं। व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलू यथोचित रूप से विद्यमान रह जाते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए किसी के साथ रहना, किसी संगठन विशेष में कार्य करना, तीसरा में कार्य करना। इस प्रकार से ये कुछ पहलू होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चलते हैं। तीसरा इसका स्तर है घटना विशिष्ट ज्ञान का स्तर। इसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की घटना विशेष के ब्यौरे शामिल होते हैं। तो हमने ये तीनों स्तर देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आत्म कथनात्मक स्मृति क्या है। आत्मकथात्मक स्मृति लोगों के स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों को निर्देशित करती है। यह 3 विभिन्न स्तरों पर संगठित होती है। उच्चतम स्तर, जिसमें यह जीवन भर की स्मृति के रूप में शामिल होती है। दूसरा स्तर, जिसमें वे अवधियां शामिल होती हैं जो किसी व्यक्ति या घटना से लंबे समय तक जुड़ी हुई रहती हैं किसी काल विशेष में। और तीसरा स्तर साधारण स्तर होता है जो कि डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। प्रतिधारण का मापन, ये हम किस प्रकार से करते हैं। प्रतिधारण किसी ज्ञान को, किसी सूचना को किस प्रकार से धारित किया हुआ है, हम देखते हैं उसको किस प्रकार से मापें। सुस्पष्ट उपाय, अस्पष्ट उपाय। सुस्पष्ट उपाय में होता है पुनः स्मृति। पुनः स्मृति में व्यक्ति पहले शब्दों की एक सूची को याद करता है, शब्दों की सूची को याद करता है। और हम देखें अगर उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत करें तो कहानी के पुनः उत्पादन की परिशुद्धता सुस्पष्ट स्मृति के उपाय उपलब्ध करवाती है। किसी हमने कहानी के रूप में जब आगे उसे बांटा है तो हम उसकी परिशुद्धता की जांच कर सकते हैं। पहचान, यदि पहचान के रूप में व्यक्ति को पूर्व में याद मदों या शब्दों के साथ नए शब्दों को मिश्रित करके प्रस्तुत करें तो उस कार्य में पूर्व में याद की गई मदों को पहचानना होता है। यानी नई सूचना को जो सूचना ऑलरेडी है उसके साथ बांधना होता है। जब उसके साथ प्रस्तुत होता है तो दोनों ही जो स्मृतियां हैं, दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद आ जाते हैं। अब देखिए अस्पष्ट उपाय, ये किस प्रकार से होते हैं। विखंडित अवस्था, जैसे वह यह विखंडित अवस्था है। जब हमने कहा वह तो आप यही सोच रहे होंगे वह लड़का, यानी इस कार्य में व्यक्ति को विखंडित शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्ति उस विखंडित शब्द को पूरा करता है। ये उदाहरण है
और इस प्रकार से हमें पता चलता है कितना प्रतिधारण किया हुआ है। उपक्रामण कार्य, इस कार्य में पृष्ठभूमि गतिविधियां एक विशिष्ट प्रकार से शब्द के विखंडन को पूरा करने में सहायक होती हैं। और यानी बैकग्राउंड, कि हमने वह कहानी सुनी, अब उसका या कोई घटना थी, हमने पूरा बैकग्राउंड बताया। जब हम पूरा बैकग्राउंड बताते हैं और फिर उसके आगे की कहानी बताते हैं तो यहाँ उपक्रामण कार्य माना जाता है। उस गतिविधि को एक खास, उस कहानी को एक खास पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जाना हमारे ज्ञान का द्योतक होता है, और यही पृष्ठभूमि उपक्रामण कहलाती है। अब देखिए विस्मृति। विस्मृति के क्या क्या कारण हैं? स्मृति चिन्हों का क्षय, यानी बहुत सी घटनाएं और अनुभव समय के साथ धूमिल हो जाते हैं। जैसे एक फोटो धूप पड़ने पर धूमिल हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसे बार बार याद नहीं किया जाता। जब किसी स्मृति को हम वापस नहीं लाते, उसका प्रत्यानयन नहीं करते, तो वह धूमिल हो जाती है, और यह विस्मृति का एक कारण है। इसमें स्मृति चिन्हों का क्षय हो जाता है। हस्तक्षेप, हम जो कुछ भी सीखते हैं वह किसी परिप्रेक्ष्य में सीखते हैं, किसी परिप्रेक्ष्य में, किंतु जब उस रेफरेंस में कोई हस्तक्षेप आता है, स्मृति उस हस्तक्षेप के कारण लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती। यदि जाती है तो वह सही समय पर प्रत्यानयन उसका नहीं किया जा पाता, क्योंकि वहाँ हस्तक्षेप हो गया था। इसीलिए अक्सर अध्यापक कहते हैं मन लगाकर पढ़ो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर ध्यान उधर चला गया तो फिर समय आने पर हम उस ज्ञान को, उस स्मृति को पुनः प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सीखने का प्रत्येक अनुभव कुछ अन्य अनुभवों जो इससे पहले या बाद में आते हैं से प्रभावित होता है। जब इस प्रकार के प्रभाव प्रतिकूल होते हैं तो हम उन्हें हस्तक्षेप कहते हैं। पढ़ने के दौरान आपस की बातचीत, किसी का गुनगुनाना या अन्य कोई आवाज हस्तक्षेप पैदा करती हैं। सीखी गई दो सामग्रियों में समानता जितनी ज्यादा होगी, हस्तक्षेप का स्तर उनके मध्य उतना ही ज्यादा होगा। जब हम दो सामग्रियां सीखते हैं और दोनों एक समान हैं, कुछ ही शब्द भिन्न हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट में दूसरे के पॉइंट डाल देते हैं। इस प्रकार से हम उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। यहाँ हस्तक्षेप किस वजह से है? सामग्रियों में समानता की वजह से। प्रेरणा एक अन्य कारण है विस्मृति का। प्रेरणा ये फ्रायड के अनुसार है। फ्रायड के अनुसार विस्मृति इसलिए होता है क्योंकि घटना सुखद नहीं है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम याद रखना ही नहीं चाहते हैं, और फ्रायड इस प्रक्रिया को दमन का नाम देते हैं। वे कहते हैं हम उन घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हम उनका दमन कर देते हैं। वे हमें याद इसी वजह से नहीं रह पाती हैं। प्रत्यानयन विफलता कब होती है? प्रत्यानयन विफलता जब हम उनका पुनः याद करते समय प्रत्यानयन संकेतों के अभाव या अनुपलब्धता के कारण उस चीज को याद नहीं रख पाते। जैसे हमने किसी घटना को, किसी पाठ को कुछ बिंदुओं के आधार पर याद किया, जब हमें वे बिंदु ही याद नहीं आएंगे तो हमें वो पाठ याद नहीं आ पाएगा। यह क्या है? प्रत्यानयन की विफलता कहलाती है। अर्थात हमारे मस्तिष्क में जो सूचना है अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स में बटी होती है, अलग अलग कमरों में होती है, ये मान लीजिए। अब जब हमें यह नहीं पता चलता कि सूचना तो है हमारे पास, किंतु किधर उसे ढूंढा जाए, किस फाइल में देखा जाए, किस कमरे में देखा जाए,
तो हमें वह नहीं मिल पाती। यही प्रत्यानयन विफलता कहलाती है। अब देखते हैं स्मृति में संवर्धन के तरीके, किस प्रकार से हम अपनी मेमोरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका सीधा सा कारण है संगठन, एकाग्रता। जब हम सामग्री को अच्छे तौर पर संगठित करके एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ते हैं, वह हमारे अच्छे प्रकार से याद होती है और स्मृति में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। एकाग्रता, सामग्री के संसाधित किए जाते समय कोई हस्तक्षेप न हो और पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो, तब उसके भंडारण और पुनः स्मृति की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकाई की पद्धति अर्थात किसी स्थान या तकनीक या कार्य के संबंध में उसे जोड़ लेना। उदाहरण के लिए आप बाजार जा रहे हैं और आपको शर्ट लानी है, सब्जियां लानी है, तो आप किस प्रकार से याद करेंगे कि जैसे ही आप घर से निकले, सामने जो पेड़ है उस पर शर्ट लटकी हुई है, तब आपको तुरंत याद रहेगा मुझे बाजार से शर्ट लेकर आनी है। यदि आप सब्जी लाने के लिए एक क्यू बनाते हैं कि स्ट्रीट लाइट पर लैंप की बजाय सब्जी लगी हुई हैं, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और सारी सब्जियां अवश्य ही याद करके ले आएंगे। ये है लोकाई की पद्धति, जहां स्थान या कार्य से संबंधों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्मृति कूट का प्रयोग करने से नई सूचना तथा पूर्व ज्ञान के मध्य सुस्पष्ट तथा विशिष्ट संबंध बनाकर उसे याद रखा जा सकता है। एक और है पुनः कूटीकरण। अर्थहीन सामग्री से निपटते समय व्यक्ति याद की जाने वाली मदों को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से पुनः कूटित कर सकता है। यानी मस्तिष्क में उस सूचना के कूट बने, उससे पहले आप उन्हें अपने कूट बनाकर याद करें। जैसे सभी मदों के प्रथम अक्षर का प्रयोग करके एक वाक्य बना सकते हैं। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, CBI, TV, WHO, इस प्रकार के जो बड़े शब्द होते हैं या बड़े अक्षर, बड़ी लाइनें होती हैं या अधिक पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रथम अक्षर को एक लाइन या एक कूट बनाकर हम याद करने के लिए अपने आप को सुविधा प्रदान करते हैं। जैसा हमने देखा था कोफ्का, कोहलर और वर्दाइमर के लिए हमने कोकोवर नामक कूट का प्रयोग किया था। इस प्रकार से जब हम किसी सूचना को मस्तिष्क में कोड बनने से पहले स्वयं अपने कोड बनाकर याद करते हैं, उनका कूटीकरण कर लेते हैं, अधिक अर्थपूर्ण बना लेते हैं, किसी सामग्री को, कठिन सामग्री को सरल बना लेते हैं, तो फिर इसे कूटीकरण, पुनः कूटीकरण कहा जाता है। उदाहरण है UNO, TV, CBI, WHO आदि। इस पाठ में भी जब आप इसे याद करें तो इनके पहले अक्षरों का छोटा सा एक कूट बना सकते हैं कि यह किस चीज़ से संबंधित है, यह कौन से पॉइंट से संबंधित है। तो एक बड़े पॉइंट के जब छोटे पॉइंट बन जाएंगे, कूटीकृत हो जाएंगे, आपको पाठ अच्छे से याद हो जाएगा। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।